Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss respiration, of course, the first step of respiration. In last videos हमने देखा था कि what's the process in respiration, what are the steps, मतलब सिर्फ नाम बताए थे कि अच्छा glycolysis होता है, then it's the Krebs cycle जिसे citric cycle भी कहा जाता है, and then finally it's the ETC, electron transport chain. आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से, अच्छा ये प्लांट सेल की बात हो रही है, सही है, हमारे सेल की बात नहीं हो रही, हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सही है, तो ये प्लांट सेल की बात हो रही है किस तरीके से. मैं आज जस्ट आई एम गोइंग टू बिल्ड अप अ वेरी बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो जिसकी वजह से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो बन रही है लाइट रिएक्शन के अंदर वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है एंड ऑल दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया. एनीवेज, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस भी रिवाइज हो जाएगा. जब फॉर दोज हु आर वेरी न्यू, तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पहले ही डिस्कस कर लिया है. सो मेक श्योर आप फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ो, उसके बाद आप रेस्पिरेशन पढ़ो. उसके अलावा हमने लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बहुत डिटेल के अंदर देखा था. विद दैट वी डिस्कस्ड C3 साइकिल जो कि ऑफ कोर्स डार्क रिएक्शन होता है, देन C4 फोटो रेस्पिरेशन, C4 साइकिल, कैम. तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ दैट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, what's the difference, how they are related, how what's the connection. ठीक है, इस वो सारी चीज़ें देखेंगे. चलें शुरू करते हैं. अच्छा, हमें पता है ये थोड़ा सा आपका फोटोसिंथेसिस भी रिवाइज हो जाएगा. ओके, तो समझ लीजिए ये सेल है, ये जो पूरा ये जो पेज है, दिस होल पेज इज़ योर सेल, सही है. ये आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे आपके ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं, दूसरे ये न्यूक्लियस है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एवरी ऑर्गेनल हियर क्योंकि ऑफ कोर्स वी डोंट हैव स्पेस. तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और यहाँ पे है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अच्छा, जिसने रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ भी है तो अगर वो ये वीडियो देखेगा उसके लिए एक वन शॉट हो जाएगा जिसके अंदर बहुत सिंपल एंड ऊपर से बातें बताई हुई हैं. सो अच्छा रिवीजन हो जाएगा रेस्पिरेशन का भी. तो होता क्या है, हमें पता है, हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सब कुछ हमें पता है. ये थैलेकॉइड्स हैं, ये ग्रेना है, ये स्ट्रोमा है. अब अगर एक मिनट फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा था, एक होता है आपके पास लाइट रिएक्शन और एक होता है आपके पास डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, ATP और NADPH बन रहा था. ठीक है, और ये NADPH और ATP जाके डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज बनाने में मदद करता है. ग्लूकोज बनाने के लिए आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हो, आप उसको फिक्स करते हो, फिर आप ग्लूकोज बनाते हो. सही है, आप एज एन प्लांट ग्लूकोज बनाता है. हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है कि हम लोग जो है वो धूप के अंदर जाके खड़े हो जाए ऐसे और भाई आज ग्लूकोज बना लेते हैं. नो, वी कैन डू दैट. तो इस ग्लूकोज बनाने के लिए वी रिक्वायर सम एनर्जी. हमें कुछ एनर्जी चाहिए जो कि ATP से आती है. हमें कोई रिड्यूसिंग सोर्स चाहिए जो NADPH2 वो रोल निभाता है. तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर ये होता है. लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, लाइट रिएक्शन होता है आपके पास थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर. ये आपका थैलेकॉइड है, ठीक है, सही है, ये है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन. अब नज़र आ रही होगी, ये क्या है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है. यहाँ पे हमें पता है क्या होता है, इस तरीके से फोटो सिस्टम्स होता है. सही है, फोटो सिस्टम के ऊपर जब लाइट आएगी, यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है. अब फोटो सिस्टम के अंदर आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल A, B, और क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल. सही है, ये सारे आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट रिएक्शन के अंदर होता है. अब यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, ATP बनता है और NADPH2 बनता है. कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है, कब बनता है, वो सब चीज़ें हमने
already we have covered all these things in the previous videos, so please must check it out. Coming back, यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपके पास स्ट्रोमा के अंदर ATP और NADPH2 बन गया, सही है। अब ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं डार्क रिएक्शन के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर, सही है। यहाँ पे एक साइकिल चलती है जिस साइकिल को कहते हैं C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। इस साइकिल के अंदर ATP NADPH2 जाता है, सही है, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन से भी बनती है, कैसे बनती है वो भी उसके ऊपर आएंगे, तो अभी के लिए समझ लो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ठीक है। ये चीज़ें बनेंगी, ये चीज़ें अंदर जाएंगी साइकिल के, और बाहर निकल के क्या आएगा साइकिल से, मतलब साइकिल का प्रोडक्ट क्या होगा, ग्लूकोज, सही है। अब यहाँ से एक मिनट, यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, ग्लूकोज, मतलब हमें फोटोसिंथेसिस का काम ही यही था कि हमें ग्लूकोज बनाना था, ग्लूकोज बन गया। अब इस ग्लूकोज, ये हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, यही होता है फोटोसिंथेसिस। अब बात आती है उसके बाद, बस यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, उसके बाद तो कहानी पता ही नहीं होती। तो देखो, कभी आपने सोचा है ये जो ग्लूकोज बना है ये बना क्यों है, इसका करना क्या है, बन गया है तो देखो, कुछ ग्लूकोज प्लांट क्या करता है, स्टोर कर लेता है। अब इस ग्लूकोज से देखो, इस हमें खाना हम लोग क्यों खाते हैं, ग्लूकोज क्यों कंज्यूम करते हैं, प्लांट भी ग्लूकोज क्यों बनाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, सही है। एनर्जी मतलब ATP, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग बहुत मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, नए सेल बनते हैं जब पुराने डिजनरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए, हर प्रोसेस के लिए, हर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी आती है खाने से, जब खाना यानी कि आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करोगे, एनर्जी निकलेगी, ATP निकलेगा, उसी ATP को आप इस्तेमाल करते हो। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आना चाहिए था, कि ATP तो लाइट रिएक्शन के अंदर भी तो बन रहा है, तो ग्लूकोज बनाने का क्या काम है, क्योंकि ग्लूकोज से आगे जाके तुम क्या करोगे, ATP ही निकालोगे, और इस ATP से तुम काम करोगे। तो ग्लूकोज तो यहाँ पे भी तो बन रहा, सॉरी, ATP यहाँ पे भी तो बन रहा था, तो क्यों हमने ग्लूकोज बनाया, फिर तुम ग्लूकोज से मेहनत करके ATP निकालोगे, ऐसा क्यों। वो इसलिए क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर जो ATP बनता है वो बहुत कम समय के लिए बनता है, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, ATP को तुम स्टोर नहीं कर सकते। थर्ड रीज़न ये है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के अंदर होता है, रात में नहीं होता, सही है। और ATP रेस्पिरेशन जो होती है, जिसके अंदर ATP बनता है ग्लूकोज को तोड़ने से, रेस्पिरेशन होती है 24/7, यानी कि हर मिनट, जब तक एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है तब तक रेस्पिरेशन होगी। जैसे ही रेस्पिरेशन रुक गई वैसे ही क्या हो जाएगा, बस वो आप समझ जाइएगा, मतलब फिर ऑर्गेनिज्म का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं, ठीक है। अब दोबारा से टॉपिक पे आ जाता है। अब ग्लूकोज की कहानी समझ में आ गई, तो अब ग्लूकोज को क्या होता है, ग्लूकोज को आगे जाके तुम तोड़ोगे, ATP निकालोगे, सही है। लेकिन प्लांट क्या करता है, देखो हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, हम लोग कहाँ से लाएंगे ग्लूकोज, हमारे पास अपना ग्लूकोज नहीं है, हम लोग ग्लूकोज दूसरे एनिमल से लेते हैं, हम लोग ग्लूकोज वेजिटेबल प्लांट से लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया वो ग्लूकोज थोड़ा तो स्टोर हो जाता है, ठीक है, फ्रूट वगैरह के अंदर, और यही ग्लूकोज हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो स्टोर्ड होता है। लेकिन प्लांट बेचारा खुद भी तो ATP बनाएगा, तो इसीलिए ये जो ग्लूकोज होता है ये यूज़ होता है रेस्पिरेशन के अंदर। अब हमें पता है रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स थे। ग्लाइकोलिसिस, यानी कि नाम से पता चल रहा है, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड वॉज क्रेब्स साइकिल, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, एंड थर्ड वन वॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेशन चेन। ओके, तो अब ये सुन लीजिए, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
ठीक है, अब थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं पहले डिस्कस करूँगी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सिंपल सादा सा ऑर्गन एक मिनट नॉट ऑर्गेनल है, सही है। और हमें पता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। पहले इनके बारे में आपने एक थ्योरी सुनी होगी, पहले ये लोग खुद ऑर्गेनिजम्स थे, इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, इतना सबको पता है ना। इस तरीके से डीएनए होता है इनके पास खुद राइबोसोम्स होते हैं अपने, है ना। तो वो में हम लोग डिटेल के अंदर नहीं करेंगे कि हम लोग सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनल को डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी के लिए जो हमारे काम की चीज़ें वो ये है कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस पार्ट इज़ मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है स्ट्रोमा, उस तरीके से इसका मैट्रिक्स होता है, सही है। अब क्या बात कर रहे थे, अच्छा ये ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे होगा ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या पूरा ही ग्लूकोज टूट जाता है? नहीं। अगर पूरा ही ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के अंदर टूट जाएगा देन व्हाट वुड बी द पर्पस ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ। तो इसीलिए ग्लाइकोलिसिस के अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज टूटता है। मतलब प्लांट क्या करता है, बहुत थोड़ा करके, नॉट ओनली प्लांट्स, हमारे अंदर भी यही होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फ़र्क प्लांट और एनिमल के अंदर ये है, प्लांट का ग्लूकोज वो खुद बनाता है, हमारा ग्लूकोज हम लोग बाहर से खाना खाते हैं उसमें से आता है। चलो उसके अंदर नहीं जाएंगे अभी, बहुत सारी बातें साथ में हो जाती हैं, सो इट्स क्वाइट परप्लेक्सिंग, आई डोंट नो। ओके, कमिंग बैक, हो क्या रहा था, अच्छा हाँ, ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो ग्लूकोज है ये यहाँ पे, अच्छा ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज टूटता है, सिर्फ यहाँ पे याद रखिएगा पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस ये हम लोग एक एक करके डिटेल के अंदर देखेंगे, एक वीडियो ग्लाइकोलिसिस के ऊपर होगा इस तरीके से, एक क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, खैर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह सब यूल गेट। ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक 10 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, 10 स्टेप प्रोसेस याद रखिएगा। अब इसका जो प्रोडक्ट होता है दैट्स पायरोवेट, ठीक है। पायरोवेट नाम करके एक इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरोवेट होता है। हम लोग ये 10 स्टेप देखेंगे आगे जाके, सही है। अब ये जो पायरोवेट यहाँ पे बना है ग्लाइकोलिसिस से, देखो क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यहाँ पे हो रहा है आपका क्रेब्स साइकिल, ठीक है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल हो रहा है। अब ये जो पायरोवेट यहाँ पे बनाया जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, सही है, और यहाँ से निकल के आता है ATP और NADPH2, नॉट NADPH2, ओनली NADPH। यहाँ पे मैं बताऊँगी डिफरेंस क्या होता है NADPH और NADH2 के अंदर। देखो लेकिन दोबारा से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इस पे आएंगे अभी। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या हुआ, ATP बना, एक मिनट, नॉट NADPH यार, ओके, NADH2 बनता है, याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो बनता है वो NADPH2 होता है जो कि रिड्यूसिंग सोर्स है, बट NADH2 अलग होता है जो कि रेस्पिरेशन के अंदर होता है। यह भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या डिफरेंस होता है दोनों के दरमियान। लेकिन हाँ NADH2 बनता है, आई एम सॉरी, ठीक है। और ये NADH2 मतलब क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या हुआ, ये दोनों बने। अब NADH2 से आगे जाके ATP बनता है। देखो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि इसके अंदर होती है एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी की क्या है, ATP। NADH2, FADH2 हो गया, GTP हो गया, ये सारे जाके आगे जाके क्या बनाएंगे, ATP ही बनाते हैं। इस क्रेब्स साइकिल के से FADH2 भी निकलता है। ये FADH2 NADH2 ये जाते हैं, यहाँ पे एक चेन चल रही होती है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है, ये ऐसी चीज़ें जाती हैं और बनाती हैं ATP, यहाँ से निकल के आता है ATP। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATPs बनते हैं, सही है। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनती है, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन बन रही थी फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। ये
रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन देखो, मैंने आपको शायद पिछली वीडियो के अंदर बताया था, नहीं बताया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन याद रखिएगा, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर भी हो सकती है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑक्सीजन के बगैर रह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी कैपेबल होती है कि वो ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर भी हो सकती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर भी हो सकती है। जो प्रेजेंस के अंदर होती है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आप डेफिनेटली आपने 9th मैट्रिक के अंदर थोड़ा सा पढ़ा ही होगा इसके बारे में, ठीक है। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होती है वो होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लो प्लांट के अंदर, नॉर्मल सा प्लांट है, C3 प्लांट है, इसके अंदर हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन के अंदर कौन से स्टेप के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है, दैट्स ओनली ईटीसी के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल के अंदर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। लेकिन ओवरऑल जब आप पढ़ते हो तो इट्स respiration. You require oxygen in respiration. But if they ask you exactly what the step is, तो that would be electron transport chain. सही है? अच्छा, उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ पे गई, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, प्लांट यहाँ पे लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन निकाल रहा है, यही ऑक्सीजन चली जाती है यहाँ पे इस्तेमाल होने, सही है। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, डार्क रिएक्शन के अंदर। तो देख रहे हो प्लांट इज़ सो एफिशिएंट, वो अपना काम कितना अच्छे से करता है। वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर नहीं रिलीज़ करता, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है, प्लांट नहीं करता। प्लांट अपनी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ही फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई ग्रो प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स आर गुड फॉर इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो ना लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं वो इन्वायरमेंट को। अच्छा, जब यही हो रहा है, यही चीज़ हो रही है कि इसका ऑक्सीजन यहाँ जा रही है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जा रही है, तो इन्वायरमेंट में प्लांट, मतलब इन्वायरमेंट का क्या लेना देना, प्लांट तो खुद ही अंदर से ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो ऑक्सीजन, एक मिनट, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, दैट्स नॉट इनफ फॉर फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा, दैट्स नॉट इनफ फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये यहाँ से भी लेगा और इन्वायरमेंट से भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, क्योंकि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड जितनी रेस्पिरेशन के अंदर बन रही है उतनी इनफ नहीं होती। वैसे ही अगर यहाँ पे देखो, फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता, तो रात में प्लांट एक ह्यूमन की तरह ही बिहेव करता है, सही है। ऑक्सीजन, रात में प्लांट बिल्कुल ह्यूमन बन जाता है, मतलब हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेता है एनवायरनमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है, सही है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक क्लियर होनी चाहिए। तो ये बहुत ऊपर से मैंने आपको प्रोसेस बताया है, किस तरीके से तीनों साइकिल्स होते, नॉट साइकिल्स बट किस तरीके से तीनों स्टेप्स होते हैं। सही। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस को, किस तरीके से ये हर स्टेप को हमें पढ़ना होगा। हम लोग देखेंगे किस तरीके से पायरुवेट बनता है, उसके बाद हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद फाइनली ईटीसी पढ़ेंगे, एंड देन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर MCQs of this chapter for every competitive exam. So yeah, I think we are pretty done. मैं अभी भी देख लीजिए। अच्छा, मैं एक समरी दे देती हूँ हो क्या रहा है। आपके पास रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए वी रिक्वायर ऑक्सीजन। Glycolysis takes place in cytoplasm, while Krebs cycle happen in the matrix of mitochondria and electron transport chain happens in the inner membrane of mitochondria. अगर आपसे पूछा जाए Krebs cycle और ETC कहाँ पे हो रहा है, तो inner membrane of mitochondria के अंदर हो रहा है, सही है। नेक्स्ट अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे NADPH2 है, वो क्या है, वो रिड्यूसिंग सोर्स है, ठीक है, रिडक्शन के लिए काम आता है। वाइल NADH2 जो है वो एक रिड्यूसिंग सोर्स नहीं है, वो ATP बनाता है आगे जाके। 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATPs, याद रखिएगा। एंड 1
FADH2 इज इक्वल टू क्रेब्स के अंदर FADH2 भी बनता है, तो वो इक्वल होता है 2 ATP के। और NADPH2 जो है वो एक मिनट, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था? फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? रेस्पिरेशन के अंदर। इस्तेमाल नहीं, ये बनेगा रेस्पिरेशन के अंदर। NADPH2 बनता है, यहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बात ये कि NADPH2 जो है वो ज़्यादातर एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर काम आता है। एनाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि जिसके अंदर कोई चीज़ बन रही है। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरीके की होता है ना, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? चीज़ें बनती हैं। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो NADH2 ज़्यादातर कहाँ पे होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। ये वाला एनाबॉलिक। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, याद रखिएगा। जब आप बस इतना याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस के अंदर NADPH2 का काम होता है, वाइल रेस्पिरेशन के अंदर NADH2 का काम होता है। सही है? So that is it for today. We are going to do glycolysis in the next video. See you later. Have a nice day. Thank you so much for watching, and I just hope कि हम लोग glycolysis जल्दी से कर लें, and then Krebs cycle and electron transport chain. उसके बाद bioenergetics हमारा finally end हो जाएगा.